आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइकोलॉजी, यानी समाज मनोविज्ञान में जब हम मानव व्यवहारों का, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिसर्च मेथड्स अवेलेबल हैं, हम उनकी बातचीत करेंगे। इससे संबंधित एक पीपीटी ऑलरेडी मैंने आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड किया था, तो आप लोगों ने बहुत सारा उसमें से देखा होगा। बेसिकली अगर हम देखें कि सोशल साइकोलॉजिस्ट अपने किन माध्यमों से तमाम तरीके के सोशल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास मोटे तौर पर दो तीन तरीके के मेथड्स दिखाई देते हैं, जिसमें से एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी प्रेक्षण विधि। दूसरा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कोरिलेशनल मेथड, यानी सहसंबंधात्मक विधि। और तीसरा जो मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रायोगिक विधि, जिसकी पिछली क्लास में भी मैंने आपसे काफ़ी सारी चर्चा की थी। तो आज जिस विषय पर, जिस विधि को हम लोग देखेंगे वो है ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधि। अब जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। भाई, आप किसी को देख रहे हैं, किसी को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, तो आप आते जाते तमाम लोग, सारे लोगों को ऑब्जर्वेशन ही कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। तो लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एक समाज मनोवैज्ञानिक जब एक ऑब्जर्वेशन करता है और जो एक हम एक साधारण अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या वो दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है, या एक समाज मनोवैज्ञानिक के रूप में ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। ठीक, जब हम समाज मनोवैज्ञानिक के रूप में ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी हम व्यवस्थित ढंग से प्रेक्षण करते हैं। इसको व्यवस्थित प्रेक्षण कहते हैं, यानी हम अपने आसपास के, एक समाज मनोवैज्ञानिक अपने आसपास के जगत को, आसपास की दुनिया को में लोगों के जो सोशल बिहेवियर है, जो उनके सामाजिक व्यवहार हैं, उनका भी व्यवस्थित ढंग से प्रेक्षण करता है। सो यू कैन से दैट वन ऑफ द बेसिक टेक्निक्स of studying social behavior is systematic observation या व्यवस्थित प्रेक्षण। जब हम इसको व्यवस्थित प्रेक्षण कहते हैं तो हमारा तात्पर्य है केयरफुली ऑब्जर्विंग बिहेवियर, particularly carefully observing the social behavior as it occurs in its natural setting, यानी जो नैसर्गिक विन्यास है, उसमें जो सामाजिक व्यवहार जिस ढंग से घटित होता है उसको उसका अध्ययन करना, उसको हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे जो इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यानी हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवनचर्या में जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जिनको हम अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये उनसे भिन्न होते हैं। और ये जो अनौपचारिक ऑब्जर्वेशन है, इसको तो हम बचपन से ही प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने आसपास में जो घटित हो रहा है, हम लोगों को वॉच करते हैं, लोगों को देखते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं या बस स्टेशन पर बैठे हैं या इवन अपनी क्लासरूम में हैं, तो क्लास में कौन सा बच्चा आ रहा है, टीचर कैसे आ रहे हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोगों के व्यवहारों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन एक जब समाज मनोविज्ञान में एक समाजशास्त्री, समाज मनोवैज्ञानिक जब ऑब्जर्वेशन करता है तो ये इट हैज़ बिकम अ साइंटिफिक फील्ड। ये एक वैज्ञानिक क्षेत्र है जहाँ पर कि जब समाज मनोवैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन करता है या प्रेक्षण करता है तो वह केयरफुली एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। एक उदाहरण जैसे मान लीजिए आपको दूं कि एक समाज मनोवैज्ञानिक ये जानना चाहता है कि जब लोग अपने
ऑफिस में या वो अपने कार्य क्षेत्र में या अपने, जैसे मान लीजिए हम ये जानने में रुचि रखते हो कि क्लासरूम में या किसी शॉपिंग सेंटर पर लोगों में एक दूसरे को टच करने का, एक दूसरे के अगल बगल में खड़े रहने का जो व्यवहार है वो किस तरीके से घटित होता है। यानी इफ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ टचिंग इन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स, तो वो अलग अलग सोशल सेटिंग्स में अगर एक दूसरे को छूने के व्यवहार को, ये एक सामाजिक व्यवहार है, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं या उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, तो इस तरीके के जो सामाजिक व्यवहार हैं वो कैसे घटित होते हैं वो उसको देखने में अगर रुचि रखता है तो हम उसको हम उसको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब इस रिसर्चर को अगर सामाजिक व्यवहारों का, इस टचिंग के बिहेवियर का अध्ययन करना है तो वो क्या करेगा? वो अलग अलग सोशल सिचुएशंस, जो सोशल लोकेशंस हो सकती हैं, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए शॉपिंग मॉल है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट है या कॉलेज का कैंपस है या यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, ऐसे बहुत सारे या रेलवे प्लेटफॉर्म है या बस स्टेशन है जहाँ पर वेटिंग एरिया है, ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स में वो रिसर्चर लोगों के इस टचिंग के बिहेवियर का अध्ययन करेगा। अब वो कैसे करेगा? उसके लिए उसके दिमाग में मान लीजिए प्रश्न है कि लोग कितना फ्रीक्वेंटली एक दूसरे को ऑब्जर्व कर, एक दूसरे को टच करते हैं या कितना कब करते हैं या कैसे करते हैं। तो ये सारे इस चीज़ को, इस तरीके का जब ऑब्जर्वेशन होता है तो उसको हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या नैसर्गिक प्रेक्षण कहते हैं। ये जो नैसर्गिक प्रेक्षण या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, इसका तात्पर्य है ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल्स बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, यानी लोगों के व्यवहारों का उनकी नैसर्गिक क्रियाकलापों में अध्ययन करना। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब रिसर्चर इस तरीके के, तो आपको ये लगेगा कि ये तो व्यवहार हम भी करते हैं, हम भी लोगों को ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसमें और एक रिसर्च में क्या फर्क हुआ? फर्क ये हुआ कि जब एक सोशल साइंटिस्ट, समाज मनोवैज्ञानिक इस व्यवहार का अध्ययन करेगा तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस में वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करता है। जैसे कि वो रिकॉर्ड करेगा कि जो टचिंग का बिहेवियर है वो किन स्थितियों में घटित हो रहा है। इस ऑब्जर्वेशन में वो बहुत सारा पेन भी लेता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि वो लोगों का जो नेचुरल बिहेवियर घटित हो रहा है उस बिहेवियर में वो किसी तरीके से बाधा बन जाए। तो इसलिए हो सकता वो छुप करके, जैसे मान लीजिए कि किसी पोल के पीछे छुप करके या किसी पेड़ के पीछे छिप करके या कोई भी ऐसा तरीका अपना करके कि जहाँ पर कि उसके हस्तक्षेप या उसके किसी भी तरीके के प्रभाव, उसकी उपस्थिति का प्रभाव वहाँ पर व्यवहार करने वाले लोगों के ऊपर न पड़े। तो इसलिए इस तरीके के ऑब्जर्वेशन में साइकोलॉजिस्ट ऑलवेज try to hide himself or herself as much as possible not to hinder any kind of natural behavior of the people who are doing behavior. So इसलिए जो naturalistic observation है वहाँ पर रिसर्चर लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, उस व्यवहार को वो सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करता है, उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करता है कि व्यवहार कब, कैसे, कहाँ, कितनी देर तक घटित हो रहा है। मान लीजिए कि हम जैसे टचिंग के बिहेवियर का ही अध्ययन कर रहे हैं, या आपने इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में पर्सनल स्पेस का अध्ययन किया, तो पर्सनल स्पेस में
कितनी देर तक लोग एक दूसरे के आसपास बैठे रहते हैं, कब उठ करके चले जाते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने का, सोशल बिहेवियर्स के अध्ययन करने का एक तरीका है जिसको हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ये जो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, ये बेसिकली जो सबसे ज़्यादा घटित होता है, जो उसमें भी एक जो उपविधि है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कैसे घटित होगा, तो वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्चर के रूप में आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि पार्क में जब बच्चे खेलने जाते हैं तो उनका आपस में जो बिहेवियर होता है, सोशल बिहेवियर होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि आप पार्क में किसी एक किनारे में बेंच पर बैठ गए और वहां पर अपनी नोटबुक से बच्चों को बिना ये जताए हुए कि आप उनके व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आप उनके व्यवहारों को, बच्चों में आपस में किस तरह से एक बातचीत हो रही है, वो क्या एक जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो बॉल शेयर कर रहे हैं, कितनी देर के लिए किसको अपना चांस मिल रहा है, वगैरह वगैरह, जो आपकी रुचि, जो जिस चीज पर आपका फोकस है, वैसे बिहेवियर का आप अध्ययन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सोशल बिहेवियर्स में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि इसलिए होती, किसी भी व्यवहार के प्रारंभिक चरण को समझने में ये एक महत्वपूर्ण विधि इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल बिहेवियर हैं जो अपने नेचुरल सेटिंग में ज़्यादा नैसर्गिक तरीके से घटित होते हैं, और अगर हम उनको अगर हम लैब में उन व्यवहारों को प्रायोगिक तरीके से करने की कोशिश करें तो शायद उसमें एक आर्टिफिशियलिटी या एक कृत्रिमता आ जाती है। इसलिए बहुत सारे स्थितियों में प्रारंभिक अध्ययन के लिए नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण सोशल साइकोलॉजी में एक विधि है। इसके अलावा एक दूसरी और विधि है जो भी इस सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन की हेडिंग के अंतर्गत ही आती है। इसको हम कहते हैं सर्वे मेथड। आप सब लोगों ने सर्वे या सर्वेक्षण का नाम अक्सर सुना होगा। बहुत सारे स्थितियों में रिसर्चर जब ये जानने में रुचि रखता है, देखिए जब हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो बहुत थोड़े लोगों पर होगा और बहुत एक सीमित परिस्थिति में घटित होगा। लेकिन अगर एक रिसर्चर के रूप में हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो हमारा एक तरीका हो सकता है जिसमें कि हम एक बड़ी पॉपुलेशन से, एक बड़े जनसंख्या से कुछ प्रश्न पूछें और वो उनसे उत्तर प्राप्त करें। आमतौर पर जो सर्वे किए जाते हैं वो लोगों की अभिवृत्तियों, व्यवहारों या भावनाओं या विचारों को जानने के लिए किए जाते हैं। सर्वे या सर्वेक्षण के बहुत सारे पर्पजेस होते हैं, उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मुख्यतः जैसे सर्वे का उद्देश्य हो सकता है कि जैसे हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर के प्रति लोगों की अभिवृत्तियां या उनके विचार क्या हैं। अक्सर आपने चुनावों के टाइम में इस तरीके के सर्वेक्षण अखबारों में या टेलीविजन पर या रेडियो में सुने होंगे कि इतने लोगों पर सर्वेक्षण किया गया और उससे ये पता चलता है कि लोग जो है इस पार्टी या इस इन लीडर्स के प्रति किस तरीके का व्यवहार या अभिवृत्तियां रखते हैं या उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। या जैसे हम सर्वेक्षण कर सकते हैं कि किसी एक सामाजिक समूह या किसी एक सामाजिक गतिविधि के बारे में लोगों की अभिवृत्तियां, उनकी भावनाएं, उनके विचार क्या हैं। या जैसे स्कूल कैंपस या कॉलेज कैंपस की बात करें तो पर्टिकुलर विषय के बारे में या पर्टिकुलर टीचर्स के बारे में या प्रोफेसर्स के बारे में विद्यार्थी किस तरीके की अभिवृत्तियां या विचार रखते हैं या उनकी भावनाएं उनके प्रति क्या है। या किसी सामाजिक मुद्दे की बात कर लें तो उस सामाजिक मुद्दे के बारे में लोगों की अभिवृत्तियां या विचार क्या है। तो मुख्य रूप से जब हम सर्वेक्षण करते हैं या किसी प्रोडक्ट के बारे में, बहुत बार कंपनियां किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, किसी उत्पाद को जब मार्केट में लेकर के आती हैं तो उससे पहले भी वो मार्केट सर्वे करती हैं और उस उत्पाद के आने के बाद से भी मार्केट सर्वे करती हैं कि क्या वो उत्पाद लोगों की प्रत्याशाओं के अनुरूप है, उनको संतुष्ट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो अनेक विषयों अनेक मुद्दों को लेकर के सर्वेक्षण किए जाते हैं। सर्वेक्षण की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जहां पर हम एक बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या से हजारों की मात्रा में लोगों के से प्रदत्त प्राप्त कर सकते हैं।
सर्वेक्षण करने के लिए जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। पहले जो है वो आप एक कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसकी अभी मैं चर्चा करूंगी कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी सर्वेक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उन क्वेश्चंस को चाहे डोर टू डोर सर्वेक्षण हो सकता है, या अभी हम लोग जिस युग में हैं जहां पर कि ऑनलाइन का एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है, तो ऑनलाइन सर्वेक्षण भी अभी बहुत सारे पॉपुलर हो गए हैं। बहुत सारे उसको भी बहुत प्रसिद्धि मिल रही है और वो कन्वीनियंट भी है, वो सरल भी है करना। ऑनलाइन जो सर्वेक्षण करते, जैसे एक उदाहरण लो, आप लोगों में से अगर कुछ लोग रुचि रखते होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डेटा पूल इकट्ठा किया जा रहा है। एक रिसर्चर हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा पूरे विश्व में ये सर्वेक्षण अभी भी जारी है, ऑनलाइन मोड में है, और जिसमें जो मुख्य प्रश्न है जिस चीज पर ये सर्वेक्षण किया जा रहा है वो ये है कि लोगों के लिए हैप्पीनेस, प्रसन्नता का मतलब क्या है, प्रसन्न वो कब प्रसन्न होते हैं, वो कैसे प्रसन्न होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं। तो अगर आप लोग भी इस सर्वेक्षण का हिस्सा होना चाहें, अभी भी ये इसमें से कुछ हिस्सा अभी भी जारी है, तो आप इनकी वेबसाइट है www.authentichappiness.com www.authentichappiness.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर के खुद भी इस सर्वेक्षण का हिस्सा हो सकते हैं, और साथ में ये जान सकते हैं कि ये सर्वेक्षण बहुत बड़ा ऑनलाइन पूरे विश्व में लोग अलग अलग जगहों से इस सर्वेक्षण में जुड़ रहे हैं, और जो भी आपके अनुक्रियाएं होंगी, जो भी आपके रिस्पॉन्सेस होते हैं, वो अनुक्रियाएं आपकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, और आप भी इस बहुत बड़े पर्सनल इस डेटा पूल का, ह्यूज डेटा पूल का हिस्सा हो सकते हैं। तो बहुत बार इस तरीके से सर्वेक्षण भी किए जाते हैं, जहां से कि हम किसी एक मुद्दे पर या किन्हीं विषयों पर या किन्हीं सामाजिक व्यवहारों पर लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करने को समझना चाहते हैं, उनकी अभिवृत्तियों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझना चाहते हैं। तो वहां पर हमारे लिए एक प्राथमिक जो स्टेप हो सकता है, पहला जो चरण हो सकता है, वो सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि हो सकती है। अब जब आप सर्वेक्षण करते हैं तो उसकी जो जैसे कि मैंने बताया कि उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो खासियत है या उसका एडवांटेज है वो ये है कि हम बड़े डेटा पूल को एक साथ ले सकते हैं, या बड़ी जनसंख्या पर उसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जिस पर ध्यान रखने की बात होती है वो ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो उस सर्वेक्षण का हिस्सा बन रहे हैं, क्या वो रिप्रेजेंट, उस बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल है या नहीं। क्योंकि अगर आपका जो प्रतिदर्श अगर बायस्ड होगा, अभिनतिपूर्ण होगा, एक तरफा होगा, पक्षपातपूर्ण होगा, तो उस सर्वेक्षण से निकलने वाले जो परिणाम होंगे वो परिणाम शायद जिस तरीके जो वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं होंगे, और उसमें तमाम तरीके की त्रुटियां घटित हो सकती हैं। इसलिए इस बात पर बहुत कोई भी रिसर्चर इस बात पर बहुत ध्यान देता है कि जो उसका सैंपल हो, जो पार्टिसिपेंट हो, वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल या प्रतिनिधित्वात्मक प्रतिदर्श हो। इसके साथ साथ जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान देने योग्य है, जो रिसर्चर को, जो शोधकर्ता को ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो प्रश्न उस सर्वेक्षण में पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्न की जो उसका जो वर्डिंग्स हैं, या उसको प्रश्न को जिस तरीके से निर्मित किया गया है, उसके जो शब्द हैं, वो शब्द किस तरीके से रखे गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिस हैप्पीनेस सर्वे का मैंने जिक्र किया, इसी का एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक सर्वेक्षण है जिसमें ये प्रश्न पूछा गया कि आप अपने जीवन में इस समय कितना प्रसन्न हैं, ठीक, मतलब हाउ हैप्पी आर यू इन योर लाइफ राइट नाउ। आप अपने जीवन में
कैसे प्रसन्न है या कितना प्रसन्न है, और एक 7 पॉइंट स्केल लिया गया जिसपे कि लोगों को उत्तर देना है अत्यधिक अप्रसन्न से लेकर के अत्यधिक प्रसन्न तक। अब ज्यादातर अगर मान लीजिए लोगों से पूछा जाए कि आप अपने जीवन में इस समय राइट नाउ कितना प्रसन्न है, तो आमतौर पर जो उत्तर मोस्टली लोगों का उत्तर आएगा वो आएगा लगभग, जैसे 7 पॉइंट स्केल है तो लगभग 4 या 5 के रेंज में लोग उत्तर देंगे कि ना मैं मतलब मध्यम स्तर का प्रसन्न हूं। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से परिवर्तित कर दें कि आप अपने जीवन के उस क्षण को ध्यान में रखते हुए जब आप सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, आज की अपनी प्रसन्नता को की तुलना करते हुए अपना उत्तर दीजिए। यानी आप अपने जीवन में उस क्षण को याद करते हुए जब आप सबसे ज्यादा प्रसन्न थे, आज इस समय आप कितना प्रसन्न हैं इसके बारे में बताइए। तो अब हो सकता है कि प्रश्न की ये जो फ्रेमिंग चेंज कर दी गई है, इसकी वजह से आप अपने जीवन के उस क्षण को जब सबसे ज्यादा खुश थे उससे अब आज की तुलना करेंगे तो शायद आज आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज इस क्षण की तुलना में उतने प्रसन्न शायद ना हो। तो हो सकता है जो पहले आपका उत्तर 4-5 के रेंज में था वो अभी 7 पॉइंट स्केल पर शायद 1-2 के रेंज में चला आए। तो इस तरीके से अगर हम किस तरीके से प्रश्न कर रहे हैं सर्वे में, इस पर भी निर्भर करेगा कि हमें किस प्रकार से उत्तर मिलेंगे। और अगर हमने प्रश्न की फ्रेमिंग चेंज कर दी तो कई बार ऐसा होता है प्रश्न के पूछने का जो तरीका है, उसके जो शब्द हैं उनको बदल दिया तो उससे भी हमें कई बार मिसलीडिंग तरीके के जवाब भी मिल सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम सर्वेक्षण कर रहे हों तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि हम किस तरीके से प्रश्न करेंगे। हालांकि समाज मनोविज्ञान में प्रारंभिक रूप से किसी समस्या को, किसी मुद्दे को, किसी विषय को, किसी सामाजिक व्यवहार को जहाँ पर हमें पहले से कोई बहुत जानकारी, पहले से कोई प्रीवियस लिटरेचर नहीं उपस्थित है, ऐसी स्थितियों में हमारे लिए सर्वेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है जिसका उपयोग समाज मनोवैज्ञानिक अपने शोधों में सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन में करते रहते हैं। तो इसलिए आज मैंने जो आपसे चर्चा की है वो है सोशल साइकोलॉजी में मेथड्स ऑफ स्टडीइंग बिहेवियर में जिस पे मेरा फोकस था वो था सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। और इस सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन या व्यवस्थित प्रेक्षण में 2 विधियों की चर्चा की, एक जिसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या नैसर्गिक प्रेक्षण और दूसरे को कहते हैं सर्वेक्षण विधि या सर्वे मेथड। और अगली क्लास में मैं आपसे एक दूसरी विधि की चर्चा करूंगी जिसको कहते हैं कोरिलेशनल मेथड या सहसंबंधात्मक अध्ययन, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे सामाजिक विषय हैं, सामाजिक व्यवहार हैं जिनको कि हम केवल सर्वेक्षण से उनके बारे में हम बहुत सारी बातें अभी भी अधूरी रह जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास एक दूसरा रिसर्च टूल है, दूसरा रिसर्च का मेथड है जिसको हम कहते हैं सहसंबंधात्मक अध्ययन। तो कल या आगे की जिस भी क्लास में मैं आपसे चर्चा करूंगी उसका पासवर्ड और आईडी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे और वहां से आप उसको देख सकते हैं। और उस क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कोरिलेशनल मेथड की।